नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश स्टॉक सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। दुनिया भर में मंदी की आशंका से जनवरी महीने में मंदड़िए बाजार पे हावी रहे और सेंसेक्स निफ्टी भारी उतार चढ़ाव के बीच करीब 1.25% गिरकर बंद हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मौजूदा गिरावट कितनी लंबी चलेगी। अभी कौन से शेयर ज़्यादा पिटेंगे और इस गिरावट के माहौल में कौन से सेक्टर चमकेंगे, और ख़ास तौर से जो गिरावट एक हफ्ते के अंदर अदानी समूह में देखने को मिली है, वहाँ क्या करना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अपने खास शो में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ रहने वाला है अगले आधे घंटे में आपके लिए खास ऑन द शो पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि अभी शेयर बाजार में और कितनी गिरावट बाकी है। लगातार 3-4 दिन हो गए हैं बाजार को गिरते हुए, और कितनी गिरावट बाजार के अंदर बाकी रह गई है। क्या बाजार में मंदी खेलना सही रहेगा या फिर बुल जो है दोबारा वापसी करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अदानी समूह की शेयरों में जिस तरह की पिटाई देखने को मिली न सिर्फ बुधवार को बल्कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भी ज़्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। इस पूरी कहानी को आज समझेंगे। हमारे खास आज के जो मेहमान होंगे उनसे विस्तार पूर्वक अदानी ग्रुप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे आईटी कंपनियों की। आईटी कंपनियों को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं आशंकाएं हैं, लेकिन क्या मौजूदा स्तरों पर आईटी शेयरों में खरीदारी के मौके बन रहे हैं, खासतौर से तब जब कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। जो दिग्गज कंपनियां हैं, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, तो आखिर में आप क्या करना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल देते हैं शेयर बाजार की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं हेडलाइंस में। मंदी की आशंका से सहमत शेयर बाजार। जनवरी सीरीज में सेंसेक्स निफ्टी 1.25% से ज्यादा लुढ़के। बैंकिंग शेयरों की भी हुई जमकर पिटाई। निफ्टी बैंक 0.25% से ज्यादा टूटा। स्टॉक सेंट्रल में जानेंगे फरवरी में कैसी रहेगी बाजार की चाल। जनवरी में भी नहीं रुकी विदेशी निवेशकों की बिकवाली। 21 दिनों में शेयर बाजार से निकाले 15,236 करोड़ रुपए। टेलीकॉम, आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में रही सबसे ज्यादा बिकवाली। जनवरी महीने में एफआईज ने बेचे 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर। बड़ा सवाल, क्या फरवरी में लौटेंगे विदेशी निवेशक। हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह के कंपनियों के शेयरों के वैल्यूएशन में हेराफेरी का लगाया आरोप। रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में 25 से 30% तक की आई गिरावट। अदानी समूह ने रिपोर्ट को बताया आधारहीन। कहा एफपीओ को असफल करने की है साजिश, कर सकते हैं हिडनबर्ग पर मुकदमा। हिडनबर्ग ने कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। बड़ा सवाल, अभी अदानी समूह के शेयरों में क्या करें। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने महंगा किया एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान। 7 सर्किल में एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान को 57% किया महंगा। वोडाफोन आइडिया भी जल्द बढ़ा सकती है दरें। बड़ी दरों से सुधरेंगे कंपनियों के आरपू। बड़ा सवाल, क्या आने वाले हैं टेलीकॉम शेयरों के अच्छे दिन। जोमैटो ने बंद की जोमैटो इंस्टेंट सेवा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो बंद करेगा जोमैटो इंस्टेंट सेवा। नहीं डिलीवर करेगी 10 मिनट में खाना। इस सेवा से मुनाफा कम होने के चलते बंद करी जाएगी सेवा। मार्च 2022 में ही शुरू की थी नई सेवा। बड़ा सवाल, क्या इस कदम से जोमैटो के शेयर में आएगी तेजी। तो ये तो रही बड़ी खबरें जो कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई थी। लेकिन हमारी नजरें हमेशा इस बात पर रहती हैं कि बाजार की अगली चाल क्या होगी, आने वाले दिनों में बाजार किस तरीके से कामकाज करेगा। तो बाजार को समझने के कई तरीके होते हैं। तकनीकी स्तर पर बाजार कैसा चल रहा है, फंडामेंटल स्तर पर बाजार कैसा चल रहा है, वायदा बाजार के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। तो इन तमाम आंकड़ों पे एक करके नहीं डालते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली क्या कुछ बड़े ट्रिगर हैं, क्या कुछ बड़े कारण हैं। तो हमने बातचीत की डॉक्टर रवि सिंह से। डॉक्टर रवि सिंह का कहना है कि अभी बजट के चलते तमाम तरह की आशंकाएं, तमाम तरह की उम्मीदें चलेंगी। इसके चलते बाजार के अंदर अभी उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि बाजार के ऊपर अपना असर डालेंगे। और ख़ास तौर से बजट आ रहा है, इसको लेकर के भी नज़रें बना करके रखनी चाहिए किस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं। कृषि, रक्षा, इंफ्रा, पावर और ईवी, ये सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कि अगर बजट में कोई घोषणा होती है या किसी तरह के पॉजिटिव इंडिकेशन आते हैं तो यहां पर एक प्री बजट या पोस्ट बजट रैली यहां पर देखने की उम्मीद जो है वो की जा सकती है।
तो ये रही फंडामेंटल राय जिस पे नज़रें सबसे ज़्यादा बजट पर टिकी हुई हैं। तकनीकी चार्ट क्या कह रहे हैं, चार्ट पर बाजार कैसा दिख रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। नीलेश पावस्कर जिसे हमने बातचीत की, उनका कहना है निफ्टी के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 17,770 पर देखने को मिल रहा है, और अगर ये स्तर टूट गया तो फिर नीचे 17,000 जो है 200 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 18,100 का स्तर निफ्टी के लिए एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। ये कहना है नीलेश पावस्कर जी का कि इसको तोड़ना भी निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। और ये भी उन्होंने कहा कि बजट तक शेयर बाजार में अभी कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि बाजार की दिशा जो है किसी भी तरफ जा सकती है। और जिसका जिक्र वो कर रहे थे सपोर्ट का, 17,770 का स्तर अगर टूट जाता है तो 17,200, 16,800 ये दो स्तर उन्होंने दिए हैं, वो देखने को बाजार के अंदर मिल सकते हैं। तो यानी कि अगर 17,770 टूटा तो 500 के अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी के अंदर और देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी उनका कहना है कि यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी उनका कहना ये है कि कोई बड़ी पोजीशन लेने से बचें, बाजार अपने दायरे से बाहर निकल जाए, उसके बाद ही स्पष्ट एक आप मंदी या तेज़ी का सौदा ले सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चुका है इस खास सेगमेंट का जिसमें कि हम बातचीत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से और उनसे समझते हैं बाजार की दिशा कैसी रहेगी। तो अब हम सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे साथ आज की इस चर्चा में बातचीत करने के लिए वीके नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीके नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े आज की इस चर्चा में। और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग डर गए हैं, लोगों को लग रहा है और कितनी गहरी गिरावट होगी, क्या करें, सारे पैसे निकाल दें, कैश पे आ जाएं, नुकसान और कितना होगा, बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। लेकिन पहला सवाल फरवरी को लेकर के ही है, अगले महीने क्या कुछ सुधार देख रहे हैं बाजार में आप, या आपको लगता है कि ये गिरावट जो है वो धीरे धीरे और गहराएगी? विपुल जी नमस्कार। देखिए सर, मार्केट में काफी सारे इवेंट्स चल रहे हैं और उनके चलते मार्केट पर असर देखने को मिल रहा है। जो ये अडानी वाला मामला है, ये हमने पहले भी कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे, और अगर देखा जाए तो कंपनीज में वैल्यूएशंस उन लेवल्स पर थे जहां पर बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो उसको लेकर बाजार को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पता था, एचएनआईज को भी पता था और इंस्टीट्यूशंस को भी पता था कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं और ये ट्रिगर होने वाला है, ये भी आइडिया था। अब ये इस तरीके से ट्रिगर हो गया कि इसमें सेबी इंक्वायरी भी आ गई है और बड़ी कंपनीज ने भी नेगेटिव रिपोर्ट्स इस ग्रुप के ऊपर दी हैं। बट मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में अगर आप हैं तो आपको बेचकर निकल जाना चाहिए और बाकी जगह आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह की करेक्शंस आती हैं तो इवन अच्छे शेयर्स में भी आपको डिस्काउंट पर मिलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में काफी बिकवाली देखने को मिली है, तो बैंकिंग शेयर्स काफी कंफर्टेबल लेवल पर आ गए हैं, वहां पर मुझे लगता है कि अच्छे मौके बन सकते हैं। अब सर, जिस पर आप बात कर रहे थे, जरा उसी पर जरा दोबारा आते हैं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी खबर वो अदानी समूह की है। जरा अदानी समूह पे हम जरा कुछ एक चार्ट्स हमने बनाए हैं, कुछ एक ग्राफिक्स हमने तैयार किए हुए हैं, जरा अपने दर्शकों को पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं कि आज इस पर हम इतनी बड़ी चर्चा कर क्यों रहे हैं। जरा पहले तो देखिए कि शुक्रवार के दिन बाजार में किस तरह की गिरावट देखने को मिली। तो जितनी कंपनियां अदानी की लिस्टेड हैं उन सब में हमने देखा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली, और ज़्यादातर में तो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। एनडीटीवी पे लोअर सर्किट 5% का लगा है, अदानी विल्मर में 5% का लोअर सर्किट लगा है, अदानी पावर 5% के लोअर सर्किट में बंद हुआ है, और जहां सीमेंट पे खरीदारी की गई एसीसी सीमेंट में ये 12-13% टूटा है। अदानी पोर्ट एक समय यहाँ पर भी 21% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, हालांकि जब क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब इस चार्ट को अब दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं क्यों टूटा अदानी का शेयर। तो अदानी का शेयर टूटने की बड़ी वजह ये रही, हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, और अपनी रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने कहा कि जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसको लेकर के सवाल उठाया, और ये कहा गया कि इसे मैनिपुलेट किया गया है, कंपनी के बही खातों में हेरफेर किया गया है। तो एक तरीके से शेयरों को शेयरों को जानबूझ करके बढ़ाने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि इस पर अदानी समूह की प्रतिक्रिया आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। अदानी समूह ने कहा कि इसको लेकर के कि एफपीओ को, जो कंपनी का एफपीओ आ रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये गलत आरोप लगाए गए हैं, और हिडनबर्ग ने जो है इस बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं की, बिना उनसे बातचीत किए जो है इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, और ये भी कहा गया कि वो इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन हिडनबर्ग की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है। लेकिन हालांकि उनका ये भी कहना है कि कंपनी पर उनकी शॉर्ट
पोजीशन जो है वो बनी हुई है। तो इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट का भी मामला हो सकता है। पूछते हैं जरा एक बार फिर से, जरा ग्राफिक्स हम दिखा दें एक बार अपने दर्शकों को किस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एक बार जरा हमारे दर्शकों को फिर से दिखा दीजिए किस तरह के शुक्रवार को बड़ी गिरावट। अदानी ग्रीन 20%, अदानी ट्रांसमिशन 20%, अदानी टोटल 20%, अदानी इंटरप्राइजेज 20%। बाकी जिन वहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी थी एनडीटीवी, अंबुजा, एसीसी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 12-13% की गिरावट देखने को मिली है। मैं चाहूँगा विवेक जी जरा आप इस पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करें इस विषय के ऊपर। हमारे बहुत सारे दर्शकों के जो है सवाल आ रहे हैं और हेलो मनी 9 पे भी आए, अलग अलग कंपनियों पे लोग सवाल कर रहे हैं अभी क्या करें, अब तो नुकसान में फंस गए हैं। 2 दिन के अंदर ऐसी गिरावट आएगी किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अब जो जहाँ नुकसान है तो क्या नुकसान सारा बुक कर लें, क्योंकि पता लगा 900 रुपये के ऊपर की खरीद है, अब वो 500 पे रह गया शेयर। देखिए, एक चीज तो समझनी होगी हम लोगों को कि जब इंस्टीट्यूशंस किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका स्पेशली वेस्टेड इंटरेस्ट अगर वहां पर रहता है, तो डेफिनेटली वो इस तरह की खबरें देने की कोशिश करेंगे जिससे स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट आए और उससे उनको फायदा पहुंचे। तो ये एक क्लियर पिक्चर सामने आई है कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है उससे पहले उनकी शॉर्ट पोजीशंस अदानी ग्रुप के अंदर बनी हुई थी, उनके सहभागियों की शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी और ये खबर आने के बाद स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिली है। हमें लगता है कि ये मामला शायद शॉर्ट लिव्ड रहेगा और कुछ दिनों के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा, बट जिस तरह की तेजी अदानी ग्रुप में हमें पहले देखने को मिली थी उस तरह की तेजी दोबारा देखने को मिलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी इस तरह की गिरावट होती है उसके बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी अकेले को 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर अडानी ग्रुप में। तो ओवरऑल लिक्विडेशन का प्रेशर भी आ जाता है इस तरह की स्टॉक्स में। तो हमें लगता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए अडानी ग्रुप पर इस समय वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में अगर किसी भी तरह की 5-10% की रिकवरी देखने को मिलती है कहीं से, तो आप इन स्टॉक्स को बेचकर निकल जाइए। इसलिए नहीं कि इनके फंडामेंटल खराब हुए हैं, बल्कि इसलिए कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव है और इनमें किसी भी तेजी में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा विवेक जी करें, पैनिक मत करें, और बहुत लंबी हो सकता है कि ये बातें नहीं चलेंगी। तो जब बाज़ार में थोड़ी रिकवरी आए या इसको लेकर थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर 5-10% का अप मूव देखने को मिले। तो वहाँ पर अगर आप निकलेंगे तो एटलीस्ट आपके साथ ये रहेगा कि जो एक बड़ा नुकसान हो रहा है उस नुकसान की थोड़ी सी भरपाई हो जाएगी अगर आपने हायर लेवल पर लिए हैं तो। और अगर आप लोअर लेवल पे हैं तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से निकल जाइए, क्योंकि शेयर काफ़ी चल चुके हैं, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लग रही है जैसा कि विवेक जी बता रहे हैं। अगला सवाल अब आते हैं स्टॉक सेंट्रल में एक और महत्वपूर्ण सेक्टर के ऊपर। टेलीकॉम शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। 5G को लेकर के स्टोरी जो है अब आज जो है अब हम देख रहे हैं रोल आउट शुरू हो गए हैं। भारती एयरटेल ने जो है कीमतों में इजाफा किया है, करीब 7 सर्किल में उन्होंने जो है 57% जो है एंट्री लेवल के दाम बढ़ा दिए हैं। क्या यहाँ पर आपको लगता है कुछ रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे रहा है टेलीकॉम शेयरों में, खासतौर से जो भारती एयरटेल और वोडा के निवेशक हैं या जो वोडा में चाह रहे हैं पैसा लगाना, इन 2 शेयरों पे खास तौर से क्या कुछ राय रहेगी और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे आपकी राय? सर देखिए, मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर हाईली अंडरवैल्यूड है इस समय और इनमें जिस तरह का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बहुत बड़ा बनता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ जो इनकी खींचातानी चल रही है उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में तो हम खरीदारी की सलाह नहीं देंगे। बट इस सेक्टर की जो लीडिंग कंपनीज हैं, भारती एयरटेल हो गई, टाटा कम्युनिकेशन हो गई या रिलायंस जियो हो गई, वहां पर हमें लगता है कि आने वाले समय में बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आरपूज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा हमें लगता है कि इंटरनेट सर्विस चार्जेस भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे और उससे इनके मार्जिन्स में सुधार देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि अगर 2-3 साल का नजरिया है तो कुछ इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर में किया जा सकता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको क्या लगता है कितने % हिस्सेदारी टेलीकॉम की होनी चाहिए और होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए, इंटरनेट के बिना आज की डेट में किसी का काम नहीं चलता है, फोन के बिना किसी का भी काम नहीं चलता है। तो ये एक कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है और इस सेक्टर में दूसरी जो बड़ी बात है, आरपूज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और हिंदुस्तान में अगर आप डाटा की बात कर लें तो सबसे सस्ता डाटा हिंदुस्तान में मिलता है और 5G रोल आउट के बाद हमें एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा प्राइसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसकी वजह से मार्जिन बेहतर होंगे। तो 10% मुझे लगता है कि टोटल पोर्टफोलियो का आप इसमें निवेश कर सकते हैं।
तो 10% टेलीकॉम शेयरों में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इंटरनेट की एक स्टोरी है जो कि आने वाले समय में जो है प्ले होती हुई दिखाई देगी। अगली कंपनी जो है वो है आईटी को लेकर के काफ़ी सारी आशंकाएं, दुविधाएं मन में लोगों के हैं। ख़ास तौर से अमेरिका में जो मंदी की बात चल रही है उसको लेकर के है, जिस तरीके से कई सारी आईटी कंपनियों में छटनी की बात चल रही है उसको लेकर के भी आशंकाएं हैं। लेकिन इन सबके बीच में हमने 3 दिग्गज कंपनियों की जो भारत की हैं उनके नतीजे भी देखे। उन नतीजों में ऐसा कुछ बड़ा निराशाजनक जिसे कह सकते हैं वैसी स्थिति नहीं दिखाई दी, लेकिन बहुत कुछ उत्साहपूर्ण जैसी स्थिति भी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी क्या, चूँकि इतनी पिटाई हो चुकी है और निचले स्तरों से कुछ शेयरों में रिकवरी भी आई थी, अभी क्या कुछ आईटी शेयरों में खरीदारी के मौके बन रहे हैं? आईटी शेयरों से में खरीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ओवरऑल आईटी सेक्टर पे आपका व्यू क्या है? सर देखिए, अगेन टेक्नोलॉजी के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा आने वाले समय में ग्रोथ में। और बजट में भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। अगर आप इस ओवरऑल सेक्टर की बात करें, रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट्स हम लोग नहीं कहेंगे। आउटलुक को लेकर भी कंपनीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स को लेकर उनको चिंता है और वो चिंता मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय और जारी रह सकती है। बट डोमेस्टिक कंपनीज की बात करें तो काफी बेहतरीन है, वैल्यूएशन भी थोड़ा सस्ते हो गए हैं। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आईटी सेक्टर में रखी जा सकती है। बट जैसा हमने पहले भी कहा कि एक्सपोजर इस सेक्टर में थोड़ा सा कम रखना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर बिग सेक्टर्स। तो आईटी कंपनीज में निवेश करते रहिए, बट बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। एक कंपनी और जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है और जहां पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, वो है ज़ोमैटो, जिस पर हमारे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं और ख़ास तौर से हेलो मनी 9 में हम देखते हैं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब जो है कंपनी का शेयर 50 रुपये से भी नीचे चला गया है और जिस तरीके से इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद जो पिटाई हुई है हम सब ने देखी है। लेकिन लोअर लेवल पे भी जिन लोगों ने लिया उनको भी लॉस हो रहा है। अब जो लोग 52-53 पे ले रखे थे उनको भी लॉस हो रहा है, जो 60 पे ले रखे थे उनको भी लॉस हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? क्योंकि लोगों को लगा कि 50 के नीचे क्या जाएगा, ये 50 के नीचे भी चला गया और कितना टूटेगा ज़ोमैटो। ऐसा तो नहीं है कि लोग ज़ोमैटो से खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय लोगों के मन में है कि, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि और अब कितना नीचे आएगा ज़ोमैटो, क्या अभी भी इस पर एवरेजिंग करनी चाहिए? सर देखिए, जितने भी ये नए बिजनेसेस आए हैं इनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल रही है। और जोमेटो को लेकर भी काफी इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं कि 2024-25 तक भी कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना पाएगी। सो एनी बिजनेस विच इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, मुझे लगता है कि बहुत रिस्की है और कभी भी उसको लेकर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं, नेगेटिव खबरें आ सकती हैं। तो हाई रिस्क पर रहते हैं इस तरह के स्टॉक्स। तो हमें लगता है कि जोमेटो में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है आपको निकल जाना चाहिए इन स्तरों पर भी। अगेन हमारा रीजन ये नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बट यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिले, ऐसा हमें नहीं लगता है। दूसरे मौके हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है इसके लिए। अगर आप जोमेटो जैसी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो जोमेटो से बिल्कुल निकल जाइए और होटल इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाइए। जोमेटो में अभी भी आगे को लेकर के क्लैरिटी, भविष्य को लेकर के स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर खबर भी आई थी सर, एक इन्होंने अभी जो हमने हेडलाइन में भी खबर बताया कि इन्होंने अभी मार्च 2022 में एक सेवा शुरू की थी 10 मिनट में खाना डिलीवर करने की, उसको इन्होंने वापस लिया है मार्जिन सुधारने के लिए कि वहाँ पे उनको बिजनेस अच्छा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सर देखिए, इस तरह की सेवाएं ये शुरू ही क्यों करते हैं? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं और फूड डिलीवरी के काम में आपको समय लेकर उसको प्रॉपरली डिलीवर करना चाहिए। हाँ, गर्म खाना पहुंचाइए लोगों तक, ये एक चॉइस रहेगी। और मुझे लगता है कि जो मुंबई डब्बे वाले हैं उनसे इनको सीख लेनी चाहिए। वो काफी बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जोमेटो को अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा और कुछ नए प्लान्स के साथ इनको उतरना पड़ेगा। दो महत्वपूर्ण और सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक और सेक्टर जो जिस पे हम बात करना आपसे भूल गए, और वो है कि बैंक को लेकर, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं सर, वो हमने देखा कि अच्छे रहे। मतलब 30% से ज़्यादा, 32% के आसपास कंपनियों के मुनाफे बढ़े हैं। फिर उसके बावजूद ऊपरी स्तरों से बैंक क्यों टूट रहे हैं? खासतौर से पीएस, हालांकि रैली भी अच्छी खासी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बैंक की अगर हम बात करें तो खासतौर से प्राइवेट और पीएसयू में से क्या आपको पसंद आ रहा है? और प्राइवेट कंपनियों पे जो रिजल्ट्स आने के बाद क्या कुछ आपका व्यू पॉइंट बदला है क्या?
सर देखिए, बैंकिंग जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारी टॉप सेक्टर्स में से एक सेक्टर है और इट कंटिन्यू टू बी। लेकिन अदानी जैसे ग्रुप में अगर कोई नेगेटिव खबर आती है और बैंक्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर अडानी ग्रुप के शेयरों में है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं, एक्सिस बैंक के रिजल्ट आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक के देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिले हैं। इवन पीएसयू स्पेस में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट काफी बेहतर देखने को मिले हैं। एनपीएस में काफी इंप्रूवमेंट है, एनआईएम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत वेल प्लेस्ड है और इस करेक्शन में बैंकिंग सेक्टर में आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। तो अब एक और महत्वपूर्ण इवेंट जो आने वाला है उस पर आपसे सवाल करना चाहेंगे, और वो महत्वपूर्ण इवेंट है बजट। बजट को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, आशंकाएं भी हैं। बाज़ार चलेगा, बाज़ार गिरेगा, बाज़ार का दायरा तय हो जाएगा, मंदी खेलनी है तो पता लग जाएगा, सेक्टर कौन से चलेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट से। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का बजट ये होगा? क्योंकि एक तो चुनाव को लेकर के भी बातचीत है कि हो सकता है थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है थोड़ा थोड़ा सबको देने की कोशिश की जाए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर बजट से? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें थोड़ा हिस्ट्री स्टडी करना होता है कि निर्मला सीतारमन जी ने अब तक जितने भी बजट दिए हैं वो बेहतरीन बजट दिए और प्रैक्टिकल बजट दिए हैं। उन्होंने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा कि इलेक्शंस हैं या कोई और बड़ा इवेंट है। उनका फोकस जो रहता है वो ग्रोथ के ऊपर रहता है और उसको लेकर ही बजट देखने को मिलता है। इस बार भी हमें यही लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस जो रहने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल में रह सकता है। ऑटोमोबाइल में स्पेशली जिस तरीके से ईवीज को लेकर गवर्नमेंट एक्शन में आ गई है, हमें लगता है कि वहां पर काफी बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल और मेटल सेक्टर में भी हमें लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिल सकता है, वहां पर किसी तरीके की राहत भी देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है और वहां पर एलएनटी जैसी कंपनी, सीमेंस जैसी कंपनीज को बेहतर मौके मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट फोकस्ड रहेगी, रीजन बीइंग एग्रीकल्चर में पिछले कुछ सालों में आप देखें तो किसानों की आमदनी जो डबल करने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है, वो समय आ गया है कि अब उसको इवेल्युएट किया जाए और उस पर अगेन दोबारा से एक्शन लिया जाए। तो एग्रीकल्चर पर काफी बड़े अनाउंसमेंट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। रेलवे में काफी काम हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर इंडियन बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर गवर्नमेंट रेलवे को लेकर काफी काम कर रही है। तो रेलवे में काफी सारे डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस विल बी अनदर सेक्टर विच विल बी इन की फोकस एरिया, मेनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है उसको लेकर गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान है और गवर्नमेंट उसको लेकर कैसे आगे बढ़ना चाहती है, उस पर क्लैरिटी शायद बजट में मिल जाएगी। और एक जो मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि एटीसी में कुछ चेंजेस देखने को मिले या कोई एडिशनल सेक्शन इस तरीके का आए जिसमें वो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करके टैक्सेस बचा सके, वहां पर भी कुछ उम्मीद लगाई जा रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये बजट अच्छा रहेगा और बाजार में जो गिरावट पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है वो बजट आने के बाद बाजार सुधार देखने को मिलेगा। चलिए, बजट के दिन भी आपसे हम बातचीत करेंगे और देखते हैं कि कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है निर्मला जी का बजट। और उम्मीदें सबको सकारात्मक हैं, अब देखना ये है कि वाकई में हो पाती हैं या नहीं। अब एक सवाल जो बाजार के चलने के लिए बजट के साथ साथ ज़रूरी है वो है एफआईज को लेकर के। विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनवरी में भी हम देख रहे हैं 21-22 तारीख तक जो है 19-20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है और लगातार जो है देखने को मिल रही है, अभी भी कंटिन्यू है। क्या फरवरी में भी ये कंटिन्यू रहेंगे या फिर खरीदार बनेंगे, या एटलीस्ट कम से कम इनकी जो बिकवाली है इतनी ज़्यादा जिस जो परेशान करके रखी हुई है वो रुकती हुई दिखाई देगी? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? सर देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। पहली चीज तो एफआईआई सेलिंग कर क्यों रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इंडिया पर इनका जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको कम किया जा रहा है और वो पैसा वापस डेवलप्ड मार्केट की तरफ जा रहा है। दूसरा, वैल्यूएशंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए थे इंडियन मार्केट्स के, उसको लेकर हमें बिकवाली देखने को मिली है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी बिकवाली हो चुकी है, बजट की तैयारी हो चुकी है और बजट आने के बाद काफी चर्निंग आपको देखने को मिलेगी। और एफआईआई की तरफ से खरीदारी अगर नहीं भी आती है तो एटलीस्ट बिकवाली हमें लगता है कि यहाँ से थम जाएगी और बाजार में ऊपर के दायरे देखने को मिलेंगे। अगर बजट की बात करते हैं, नीचे की तरफ 17,200 से लेके 17,500 निफ्टी पर
एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर खरीदारी के मौके देखने चाहिए। और 18,200 से 18,500 हमें लगता है कि ऊपर की तरफ बाजार जाने की कोशिश करेगा, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग का मौका देख सकते चलिए, तो 17,700, 17,500 ये स्तर हैं जहां पर अगर बाजार आता है, निफ्टी आते हैं, तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, सकारात्मक पोजीशन बना सकते हैं। और वहां से फिर आपको 700-800 पॉइंट का मूव जो है विवेक जी मान रहे हैं कि वहां पर देखने को मिल सकता है। और तमाम इवेंट है, तो संभाल करके अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हुए जो है करिए आप, अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं बाजार में तो। चले, तो अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का। और ये सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर में इस पूरे महीने भर के बाजार में कहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली। ऐसे तो बहुत सारे शेयर रहते हैं जो बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत तेज़ी से गिरते भी हैं, लेकिन हम निफ्टी 500 की बात करते हैं। उन 500 शेयरों में कौन से शेयरों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। बाजार गिरा है, लेकिन कुछ शेयर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा उन शेयरों की लिस्ट जो है हम सामने लाते हैं। अब देखिए, पीटीसी इंडिया में इस गिरते हुए बाजार में भी 45% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। राइस एक्सपोर्ट में अच्छी खासी चाल देखने को मिली है, और ये 636 से चलता हुआ 849, 850 तक गया। करीब 34% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी, जहाँ पर करीब 27-27% का रिटर्न देखने को मिला। महिंद्रा सीआई ऑटो में हम देख रहे हैं 304 से चलता हुआ 370 तक पहुँचा, 24% का रिटर्न। चेन्नई पेट्रो में भी करीब 21-21% का रिटर्न देखने को मिला। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 5 कंपनियां हैं, इन 5 कंपनियों में क्या कोई कंपनी ऐसी है जो आपको लग रहा है कि अभी भी इस रैली के बावजूद इनकी वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है, या आपको लग रहा है ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है और इनसे अभी दूर रहना चाहिए? कोई ट्रैक करते हैं। हैं मुझे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर प्राइसेस में काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसके चलते कॉपर कंपनीज को आने वाले समय में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और अभी बहुत ज्यादा रैली हमें यहाँ देखने को मिली भी नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर पर हमारे जो टारगेट्स बनते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो करीब 160 के आसपास के हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर में यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है, और 160 के टारगेट रखे जा सकते हैं। उसके अलावा ऑटो सेक्टर पर हम बुलिश हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, तो महिंद्रा सीआई ऑटो में भी नजर बनाए रखी जा सकती तो हिंदुस्तान कॉपर, महिंद्रा सीआई ऑटो। है। और जी, इसमें बाइंग ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। अगर 350-60 के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदिए, और 450 रुपए तक के टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। तो अगले साल के लिए 450 तक के टारगेट, आपको 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन 2 कंपनियों पर नज़र बनाइए। तेज़ी जरूर आई है, लेकिन यहाँ पर अभी और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। अब कुछ एक कंपनियाँ ऐसी भी रहीं जहाँ पे हमने बहुत तेज़ी के साथ गिरावट भी देखी, और जिनमें बहुत तेज़ी के साथ गिरावट देखी उन कंपनियों में जरा कौन कौन सी कंपनियाँ हैं एक बार स्क्रीन पर लाई जाए। इसमें हम देख रहे हैं हेरिटेज फूड्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 50% टूट गया शेयर। पीसी ज्वेलर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है, 20% से ज़्यादा टूटा है शेयर। पीआई इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं 14% के आसपास की गिरावट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर 12% टूटा है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी में करीब 14% के आसपास की गिरावट आई है, और ये 635 से गिरते हुए 548, 550 के आसपास अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी नेगी साहब जो आपको लग रहा हो कि नहीं, काफ़ी गिरावट तो आ गई है, अब और क्या टूटेगा, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भैया इनका कुछ आगा पीछा है नहीं, तो अब जो तेज़ी वाली कंपनियां बहुत सारी हैं, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? सर देखिए, अगर मैं फंडामेंटल्स के लिहाज से देखता हूँ और बजट के लिहाज से देखता हूँ, तो पीआई इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर कल्चर सेक्टर पर फोकस्ड है, और हमें लगता है कि उस पर नजर बनाई रखी जा सकती है। यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड है इस कंपनी में, अपसाइड का स्कोप काफी अच्छा बनता है, और हो सकता है कि बजट में इनके लिए कुछ पॉजिटिव खबरें भी देखने को मिल जाए। तो पीआई इंडस्ट्रीज अगर आप पिक करना चाहें, इनमें से एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इनमें से अगर आपको कोई चुनना हो तो आप पीआई इंडस्ट्रीज़ में जो है नज़र बना सकते हैं। यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, गिरावट है शेयर में, तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा अब रुख करते हैं अगले हमारे जो आखिरी सेगमेंट की तरफ अब बढ़ते हैं, और इसमें हम बातचीत करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की। जी हाँ, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की, तमाम कंपनियों को हम खंगालते हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसमें किसी एक कंपनी पे बातचीत करते हैं। और अब इस बार हम बातचीत करने जा रहे हैं विवेक जी अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर हमने देखी है, सीमेंट सेक्टर को लेकर के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस बुलिश दिखाई दे रहे हैं। आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के, यहाँ पर इन्होंने 7,965 का टारगेट दिया है। इसके अलावा ये देखिए आप, अभी करीब 6700 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर 7,965 के टारगेट दिए गए हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही है, वो 8,100 के टारगेट दे रही है।
तो इन स्तरों पर क्या आपको भी अल्ट्राटेक सीमेंट के फंडामेंटल्स, उसकी वो कंपनी अच्छी लग रही है? जो की ट्रिगर दिए गए, हालांकि ताज्जुब की बात है कि कंपनी में चाहूँगा कि इनके जो कंपनी का मुनाफा रहा है वो करीब 34% 38% के आसपास गिरा है, लेकिन उसके बावजूद जो क्षमता ये ऐड करने वाले हैं उसको लेकर के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं, और चौथी तिमाही में कंपनी करीब 10 मीट्रिक टन की क्षमता जोड़ने की बात कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं, अगर आप ट्रैक करते हो तो? सर देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी तो सीमेंट सेक्टर को मैंने कहा था कि एक ऐसा सेक्टर रह सकता है जो आने वाले साल में जी। बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके दो मेजर रीजन हैं। पहला तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो ये कंपनीज कर रही हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो डिमांड जिस तरीके की निकल कर आ रही है सीमेंट की, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ रही है, हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन रहेगा। हालांकि एसीसी और अडानी में हमें काफी डीप कट्स देखने को मिले हैं, बट वो मेजरली बिकॉज ऑफ अडानी ग्रुप से कंसर्न है वो कंपनीज वहां उसकी वजह से देखने को मिले हैं। अदरवाइज अल्ट्राटेक बीइंग लीडिंग कंपनी इन दिस सेक्टर, हमें लगता है कि बेहतरीन कंपनी है और काफी अच्छा काम हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर इनका जो टारगेट है करीब 20 से 25% कैपेसिटी इंक्रीमेंट का है, तो उसके चलते डेफिनेटली इस कंपनी के रिजल्ट्स जो आने वाले क्वार्टर्स में रहेंगे वो बेहतर रह सकते हैं, और हमें भी लगता है कि 8,000 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आसानी से अचीव हो। सर अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं, चलते चलते कुछ अगली सीरीज के लिए, फरवरी सीरीज के लिए बजट को देखते हुए एक दो शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हो चलते चलते। तो देखिए, ये ऐसा समय है जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो इस समय आपको रुक कर लेना चाहिए थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ। तो ऐसे ही दो डिफेंसिव काउंटर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिनमें डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, इवन मार्केट वोलेटिलिटी का बहुत ज्यादा असर इनमें देखने को नहीं मिलता है। एक काउंटर है आईटीसी। देखिए, आईटीसी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को लगातार, और गिरावट भी देखने को मिलती है, तो माइनर गिरावट देखने को मिलती है, और अपसाइड बहुत अच्छी बनी हुई है। मुझे लगता है कि 400 रुपए तक के लक्ष्य अगले साल में हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, तो आईटीसी में खरीदारी की जा सकती है। जी जी सर। दूसरा स्टॉक जो है वो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस हम लेना चाहेंगे। टीसीएस में जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, डिविडेंड बहुत अच्छा कंपनी ने दिया है, और लास्ट ईयर इन्होंने अपना बायबैक भी 4,000 से ऊपर के प्राइस पर किया था। तो हमें लगता है कि टीसीएस इस साल 4,000 का प्राइस क्रॉस कर जाएगी, तो टीसीएस में भी आप बाइंग के मौके देख सकते हैं। तो आईटीसी टीसीएस दो कंपनियां हैं जहां पर आप जो है इस स्थिति में जो बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है वहां आप एक डिफेंसिव प्ले कर सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर देखिए, हम जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से अपने क्लाइंट से भी बात करते हैं, और वही एक हमारी अप्रोच रहती है कि फंडामेंटली गुड कंपनीज और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ मार्केट में निवेश किया जाए। तो यही अप्रोच हमारी आगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बजट समेत तमाम आने वाले समय को लेकर के, बाजार की दिशा को लेकर के, एफआईएस के निवेश को लेकर के बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल स्टॉक सेंट्रल को यहीं समेटते हैं, और अभी भी अगर आपके मन में कुछ आशंकाएं हैं और आपको लग रहा है कि क्या करें शेयर बाजार में, तो हर रोज़ दोपहर 2 बजे हम स्टॉक सेंट्रल तो हम लाते हैं हर महीने, लेकिन हेलो मनी 9 में शेयरों से जुड़ा हुआ सवाल सोमवार और शुक्रवार को आप पूछ सकते हैं। तो जुड़िए रहिए दोपहर 2 बजे, और भी कोई मन में दुविधा हो तो उससे जुड़ा हुआ सवालों का जवाब हम वहाँ पर दे रहे हैं। तो फिलहाल तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जेब से जुड़ी हुई आप बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।